अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज़ आ रही है? चलें सर जी, काइंडली क्लाउडी कंपनी क्वेश्चंस जो कल हो रहे थे आपने फाइनल करने थे। जी सर, कोई फाइनल इशू तो नहीं बना इसमें क्लाउडी कंपनी लिमिटेड में? स्पीड अप हो जाए सर जी प्लीज़, अगर है तो बता दें, नहीं है तब भी बता दें। इसका तो मेरे ख्याल से सिर्फ IRR रह गया था, ये कंप्लीट हो गया सर क्लाउडी कंपनी? देन वो दूसरा जरा निकालें। ये निकाल के जरा सामने रखिएगा, मेरी एक बात सुन लो। अरे कॉस्ट नहीं ऐड की यार। अकाउंटिंग कैश फ्लो सर आपने निकाली होंगी, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। मेरा ख्याल है कि अकाउंटिंग कैश फ्लो समवेयर अराउंड 15.6 million, 17.65 million, इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ, जरा मेरी फिगर देख लीजिएगा, 19.97 million समथिंग, 22.59 शायद, 25.53। एक वर्किंग इसमें जरा देख लीजिएगा, ये मेरी फिगर्स ठीक है, मुझे बताइएगा प्लीज, जो अकाउंटिंग कैश फ्लोस निकाली मैं। इससे तभी सोल्यूशन छोड़ देते हैं यार, जो होना चाहिए वो करके देख लेते हैं। ये काइंडली मुझे जरा फिगर्स बता दीजिएगा, मेरी फिगर्स ठीक है? देन जी से वर्किंग से फिर टैक्स की वर्किंग करनी थी, अकाउंटिंग कैश फ्लोस की, सॉरी अकाउंटिंग कैश फ्लो से टैक्स सॉल्व होना था। अकाउंटिंग कैश फ्लोस ईयर 1 2 3 4 अगर उठाए जाएं तो 15.6, 17.65, 19.97, 22.59, 25.53। टैक्स डेप्रिसिएशन सभी निकालनी पड़नी थी। टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह गिवन थे, मेथड रिड्यूसिंग ही था, क्योंकि सर इस तरह की मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए जिस तरह की आपने अभी भी मिस्टेक की है। ईयर 1 में डेप्रिसिएशन बनेगी, पहले 60,000 पे गेम चलेगी इंटू 25%, 15,000, ओके मिलियंस में अगर है तो 60 मिलियन इंटू 25%, देन उसके बाद 15, 45 WDV, 45 इंटू 25%, 11.25,
33.75 कैपिटलाइजेशन हुई है ईयर 3 के एंड पे, तो ईयर 3 तक डेप्रिसिएशन जो है वो एज इट इज रहेगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेस पे 44 समथिंग हो जाएगा, 2544 मींस 31 हो जाएगा शायद। देन मडिए जब एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होगी ना तो अब डब्ल्यूडीवी ने डेप्रिशिएट होना था ओवर द रिमेनिंग 2 इयर्स। तो जो बच गई थी डब्ल्यूडीवी वो ये थी, और इसमें 10 सिंपली फिर ऐड होके फिर 25% डेप्रिसिएशन बनेगी। ठीक है मिस्टर सही सर। तो 8.83 शायद, अब मैं राउंडिंग ऑफ के अलावा देख लीजिएगा प्लीज। 26.4849 वगैरह ईयर 5 में, तो 26 पॉइंट। तो सिंपली जब कोई नया खर्चा होता है ना इसलिए कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, तो जो डब्ल्यूडीवी होती है उस दिन, और जो रिमेनिंग कॉस्ट रहेगी थी डब्ल्यूडीवी उसने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना था, तो उसमें 10,000 ऐड होकर डेप्रिशिएट होगा। प्लीज आप काइंडली बता दें डेप्रिसिएशन का इशू रिजॉल्व है 6.62 समथिंग और फाइनली 19.86। तो इसमें गेन लॉस की मैं बात बाद में कर लेता हूँ। 15, 11.25, 8.44, 8.83, 6.62। जी सर, डेप्रिसिएशन ओके प्लीज। नहीं बताना चाह रहे। देन सर उसके बाद एक पॉइंट और भी था इसमें, पॉइंट नंबर 1, मशीनरी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट 80% ऑफ द डब्ल्यूडीवी। अब ये बेटा 19.8% डब्ल्यूडीवी है, तो एक छोटी सी चीज और ज़हन में लाएं। डब्ल्यूडीवी अगर 19.86 है और कैश जो है वो 80% अगर आना, तो 80% कैश मींस 1589 समथिंग 0.89 मिलियन। तो ठीक है, ये कैश जो है, कैश डेबिट भी जो होगा ये भी कैश फ्लोज में मैं दिखाता हूँ, ये रेजिडल वैल्यू है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है, अब ये डब्ल्यूडीवी पे नहीं बिकना इसलिए गेन लॉस है। अकाउंटिंग का गेन लॉस हो वो हमने कंसिडर ही नहीं करना, लेकिन जो टैक्स का गेन लॉस है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स में प्लस माइनस होना, तो ये लॉस बनता है शायद 3.97 शायद। तो ये जो 3.97 का लॉस है ये आप अपने टैक्स लॉस है, टैक्सेबल डेप्रिसिएशन की बेस पे, तो ये लॉस फिर आपके प्रॉफिट्स में से लेस होगा। ऐड बैक क्यों नहीं होगा कुछ, क्योंकि अकाउंटिंग का कोई गेन लॉस हमने पहले कंसिडर ही नहीं किया और हमें करना भी क्यों नहीं है, क्योंकि हम कैश फ्लोज बना रहे हैं। तो गेन होता तो ऐड हो जाता प्रॉफिट्स में, और लॉस है तो लेस हो जाएगा। ठीक है जी। अभी तक जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एट डब्ल्यूडीबी है, लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंस आ जाए एट डब्ल्यूडीबी की बजाय, तो डब्ल्यूडीबी से ओवर एंड अबव या कम या ज्यादा, तो अकॉर्डिंगली फिर गेन लॉसेस भी हो सकते हैं, और अकाउंटिंग गेन और अकाउंटिंग लॉसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। अकाउंटिंग गेन, अकाउंटिंग लॉसेस और टैक्स गेन्स, हमें यहाँ टैक्स की वर्किंग में टैक्सेबल गेन और लॉसेस को कंसिडर करना है। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर है? नहीं चले सर मैं खुद ही लिखता हूँ। 0.6 मिलियन रह जाएगा ये, और 6.4 मिलियन समथिंग, 11.53 मिलियन शायद, 13.76 मिलियन, और 14.49, इग्नोरिंग सम राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस। तो इसका फिर रेट उसने गिवन दिया हुआ टैक्सेबल प्रॉफिट्स का रेट 30%,
तो 0.1 आई थिंक 1.92 3.461 4.13 शायद एंड 4.48। ठीक है जी, फिगर्स ठीक है। सर टैक्स लॉस है सर, टैक्स लॉस 3.97। ठीक है सर। फोर्टीन 14.94 अगर है तो 14.94 हो गया यार। जी सर, उसके बाद फिर हम टैक्स लिख लेंगे। तो टैक्स की जो फिगर्स आई हैं 0.18। अब आई एम राइटिंग द पेमेंट इन द कैश इन द सेम ईयर। वैसे भी ये क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो ये बेसिक अजम्पशन है कि अगर पेबल्स और रिसीवेबल्स का जिक्र नहीं है तो फिर भी अज्यूम के एक्सपेंस ही पेमेंट है और इनकम ही रिसीट है। तो अगर इंफॉर्मेशन ना भी हो इन द ईयर ऑफ पेमेंट तब भी हम ऐसे ही अज्यूम करेंगे, अनलेस ऑफ कोर्स वो कोई अल्टरनेटिवली बताए कि इस साल का खर्चा कोई एडवांस में है या अगले साल में है वगैरह। फाइनली सर जब टैक्स की पेमेंट्स हमने लिखनी तो उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट रिलेटेड आइटम्स मींस मशीनरी है शायद, मशीनरी से रिलेटेड इनिशियल कैश आउटफ्लो है 60 मिलियन। फिर ईयर 4 के स्टार्ट पे विच मींस ईयर 3 के एंड पे फिर हम यहाँ लिखेंगे 10 मिलियन आउटफ्लो है। और फाइनली जो कैश रिसीट है आफ्टर एट द 4 इयर्स वो 15 पॉइंट, तो यहाँ कैश फ्लो के एंगल से फिगर आनी है 15.89। ठीक है, तो उसके बाद नेट कैश फ्लोज हैं 60 मिलियन 12। ठीक है, इसके आप बात तो नहीं कोई इशू। तैयब साहब आप क्या फरमा रहे थे? इसके बाद फर्दर वर्किंग लिखूं या मेरा ख्याल है बात क्लियर है? नहीं, चलो मेरा ख्याल आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं तैयब साहब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद। आईआरआर की वर्किंग में ऑब्वियसली बेटा 10% रेट से वर्किंग की हुई, एक 15% पे एनपीवी नेगेटिव आई है ना। सोल्यूशन को छोड़े, अगर आप वो प्लस माइनस हो गया हो मे बी। आपका तो फाइनल है ना? चलो बहरहाल इसका जो आंसर ए था उसमें एनपीवी नेगेटिव आ रही है विच मींस प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद फिर बहरहाल वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा आपकी नेक्स्ट वर्किंग के लिए। आपको फिर रेट कम करना है, तो रेट कम करके फिर आप एक वर्किंग और करेंगे। यू कैन चूज विच एवर यू वांट समथिंग अराउंड 14.17। बहरहाल ये कंप्लीट अब कर लिया सबने, या अभी भी यही आंसर होगा कि कर लेंगे? साथ साथ स्टडी करना पड़ेगा प्लीज, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कल काम था, कोशिश कीजिएगा साथ साथ ही चलो। चलें सर, अपनी जरा डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। इन्हीं क्वेश्चंस में पीछे हैं जरा। मैं भी आपके सामने दो क्वेश्चंस पढ़ूंगा आपसे आज। एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ा सा जरा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ये दो क्वेश्चंस आपने करने हैं। बताओ मैं खालिद क्या कर रहे हो यार? और मैं इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि आपने आईआरआर निकालना है बस। और उसने
उसके बाद आप सिंपली कह देंगे IRR निकालना है बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। हमारे खाली साहब उसने कैलकुलेट का IRR, अगर आपने डिसीजन लेना हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत क्या है, क्या कर रहे हो ये? सर जी अगर आपने IRR निकालना है तो यू विल गेस द रेट, स्टार्टिंग रेट आप गेस करेंगे, उसके बाद रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे अकॉर्डिंगली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नहीं भी दिया हुआ, यू कैन टेक एन डिसीजन कि दिस रेट शुड बी कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन मेक द फाइनल डिसीजन। और अगर किसी सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है तो देन आप डिसीजन बड़े आराम से बस ले लेंगे कि हाँ क्योंकि रेट गिवन है, तो अगर IRR इससे ज्यादा आ गया तो प्रोडक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, और अगर नहीं है तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल इन केस ऑफ IRR। ये तो सिर्फ डिसीजन के लिए रिक्वायर्ड है, एडवाइस अगर आपने देनी है। और अगर ये रेट ना भी हो तो एडवाइस आप स्टिल दे सकते हैं कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे IRR कंपेयर करके डिसीजन ले लें। इफ IRR इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। मिस्टर मैखलिद, व्हाट्स गोइंग ऑन? और बेटा गेस करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या मजाक हो रहा है? हम खुद से गेस करेंगे माय डियर। करेंगे क्या? हमने सोना लिमिटेड में क्या किया? यू हैव स्टार्टेड विद योर ओन फर्स्ट रेट। उमर क्या कर रहा है यार? अगर रेट ना भी दिया हो तो, और बल्कि मैंने कल भी आपके सामने रिक्वेस्ट की थी, इस तरह ना करें सर जी, ये छोटी छोटी बातें सही क्लियर करें। मैंने आपसे कल क्लाउडी में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम इसी 12% से स्टार्ट करें, वी कैन टेक अनदर रेट विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दिस 12% इफ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट IRR। जरूरी नहीं कि वहीं से शुरू करें, हाँ कर सकते हैं। तो सर जी इस तरह की चीजें तो फाइनल रखें यार। अगर NPV निकालनी है तो ऑब्वियसली रेट चाहिए, लेकिन अगर IRR निकालना है तो फिर आपको रेट अगर नहीं भी पता तो आप गैस वर्क शुरू कर देंगे, और अगर पता है तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। फिर जो रेट आ जाएगा उसको आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करके बस एडवाइस देनी है। ठीक है सर, ये क्लियर है प्लीज? हिम्मत करें सर, उमर खालिद साहब। देन सर जी आपके सामने मैं 2 क्वेश्चंस पढ़ूंगा अब, और उसके बाद फिर आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप इसे प्लीज ट्राई करेंगे, क्योंकि अब ये फिगर्स लिखना इज नॉट अ सोल्यूशन, आपको खुद से कुछ कोशिश जरूर करनी चाहिए। पढ़ मैं इसलिए रहा हूं कि कुछ ना कुछ यकीनन अभी हम इनिशियल फेज में ही हैं, कुछ ना कुछ बातें शायद मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन आप प्लीज पेज नंबर जरा काइंडली ढूंढिएगा जरा, एक दो पेजेस मेरे ख्याल पीछे है, ये क्लाउडी के फौरन बाद शायद था, अगर पेज नंबर पता चल जाए। पेज नंबर गोल्फ लिमिटेड ढूंढना जरा काइंडली, मुझे पेज नंबर बताएंगे? कोई एक दो पेजेस पीछे है शायद, ये जो अभी आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, शायद अब बिजी हैं। So Golf Limited is engaged in the manufacturing and sale of a single product, SmartX. The existing manufacturing plant is being operated at full capacity, but the production is not sufficient to meet the growing demand of SmartX. GL is considering to replace it with a new Japanese plant. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हाउ टू थिंक अबाउट द सिचुएशन। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि क्या पुराने प्लांट को नए प्लांट से रिप्लेस करें या ना करें। तो हमें फिर सोचना क्या चाहिए कि नए प्लांट को लगाने से क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और क्या एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, नथिंग एल्स। The production capacity of the new plant would be 50% more than the existing capacity. आगे, to assess the viability of the decision, the following information has been gathered. The purchase and installation cost of the new plant would be 500 million and 25 million respectively. The supplier would send a team of engineers to Pakistan for the final inspection of the plant before it is commissioned. Before it is commissioned का मतलब start its production. 50% of the total cost of 12 million to be incurred on visit would be borne by us. तो 500 से अगर आप हिम्मत करें परचेज
इंस्टॉलेशन, और उसके बाद फिर जो फाइनल इंस्पेक्शन के लिए टीम है, प्रोफेशनल चार्जेस, लेकिन हाफ हमारे हैं, +6, तो 531 मेरा ख्याल टोटल कॉस्ट बनेगी। प्लीज सर, अगर कोई रिस्पॉन्स जरा दे दे तो बेहतर है, कोई एक आध दे दे, डेफिनेटली वो सबकी तरफ से हो जाएगा। सर जी 50 मिलियन प्लांट की कॉस्ट है, 25 मिलियन इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, 525 हो गया। सप्लायर एक टीम भेजेगा प्लांट की इंस्पेक्शन के लिए, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले, उस पर 12 मिलियन कॉस्ट आएगी, उसमें से 50% हम खर्चा बियर करेंगे। प्लीज माय डियर, एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने खर्चे होते हैं वो प्लीज कैपिटलाइज होते हैं। तो 12 मिलियन में से 450 मिलियन हमने बियर नहीं करना, 50% हमने बियर करना है। इज इट अ कॉस्ट नेसेसिटी टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन? क्या ये रेलिवेंट नहीं होगा मिस्टर अलमी? क्या अगर प्लांट को अपने वर्किंग कंडीशन में लाना है तो ये खर्चा इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट माय डियर? सर इट इज अनअवॉइडेबल, इसीलिए तो ये रेलिवेंट है। ये क्या कर रहे हो आप? अवॉइडेबल खर्चे रेलिवेंट होते हैं, ये अनअवॉइडेबल खर्चे रेलिवेंट होते हैं। ये खर्चा अवॉइडेबल नहीं है, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये खर्चा करना पड़ना है। ठीक है मिस्टर मुजफ्फर, मिस्टर तैयब, मिस्टर अब्दुल्ला शरीफ, मिस्टर अतीक एंड मिस्टर अलमीन, सर जी प्लीज कंसंट्रेशन से पढ़ें, ये क्या कर रहे हैं? देन ऑफ कोर्स बेटा, ये इसकी टोटल कॉस्ट है और इसकी फिर टोटल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन की वगैरह की वर्किंग होनी चाहिए फनी। Then so point number 2, as a result of the installation of the new plant, fixed cost other than depreciation would increase. Incremental fixed cost of 30 million. Relevant please. As a result of the installation. Point number 3. The existing plant has an estimated life of 10 years and is in use for the last 6 years. Plant's tax carrying amount, important words, tax base है, is 50 million. पिछले 10 साल से इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी 10 साल उसकी लाइफ थी, 6 साल से इस्तेमाल हो रहा है। प्लांट की टैक्स WDV 50 मिलियन है। A machine supplier has offered to purchase the existing plant immediately, 45 मिलियन। बताएं 45 मिलियन रेलिवेंट कैश फ्लो है? कंसंट्रेशन सोच के, इस तरह फजूल में विदाउट एनी सोचे समझे प्लीज ऐसे ना करें, कंसंट्रेशन सोचें। क्या ये 45 मिलियन का इनफ्लो होगा अगर हम नए प्लांट को इंस्टॉल करने का डिसीजन लेंगे? इज इट अ रेलिवेंट कॉस्ट और नॉट? दूसरा काम करें जरा, इमीडिएटली, ये कब कब कंसिडर करेंगे? कब कंसिडर करेंगे, किस वक्त कंसिडर करेंगे? बेटा फैसल, ये आप क्या कर रहे हो? ये ऑफर है मेरे भाई, अगर हमने ये डिसीजन लिया तो क्या ये ऑफर है? और सर जी अभी तो डिसीजन हो रहा है कि प्रोजेक्ट शुरू करें या ना करें, क्या ये ऑफर है? क्या इस ऑफर को कंसिडर करेंगे माय डियर अपनी वर्किंग में, या ये कह के ये तो ऑफर है
और नंबर 2 ये क्या है कि ये तो अभी प्लांट लगना है, तो अभी क्यों कंसिडर करेंगे? It would be benefit lost, या it would be benefit, Mr. Almin, what's going on? It would be a benefit if the new plant is installed, it would be a benefit if the new plant is not installed. What's going on? सर जी अगर हम नया प्लांट लगाएंगे तो ये कैश मिल जाएगा. It is a benefit of installing a new plant. It's a cash inflow if the installed plant is installed. जी सर जी इस ईयर 0 में पॉजिटिव लेंगे यार, लेकिन दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फुल कंसंट्रेशन से सोचिएगा काइंडली. अगर इस प्लांट को, नए प्लांट को लगाएंगे और पुरानी मशीनरी बेचेंगे तो एक टैक्स का लॉस बनता है. यहाँ टैक्स लॉस है ये. तो टैक्स का लॉस जो 5 बनेगा ये फिर आपकी टैक्सेबल प्रॉफिट्स की वर्किंग में कंसिडर होगा. और टैक्सेबल प्रॉफिट्स की वर्किंग में कंसिडर कैसे होता है, मेरी बात ध्यान से सुननी है. देखिए बेटा जब हम कैश फ्लोज की वर्किंग करते हैं ना, तो कैश फ्लो आज है, एक साल बाद है, दूसरे साल बाद है वगैरह. लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो बेटा वो इनकम स्टेटमेंट आज नहीं बनती, एक साल बाद नहीं बनती, वो सालाना बनती है. फर्स्ट ईयर की बनेगी, सेकेंड ईयर की बनेगी, थर्ड ईयर की बनेगी वगैरह वगैरह एंड फोर्थ ईयर एक्सेट्रा. तो बताएं किस साल में ये टैक्स लॉस कंसिडर होगा? ऑफर तो नॉन कैश है. ठीक है पढ़ा बेटा. फैसल ईयर 0 का मतलब होता है आज. तो क्या आज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे या पहले साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे? फर्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में कंसिडर करेंगे या आज वाली इनकम स्टेटमेंट में कंसिडर करेंगे? ये सर ये टैक्स लॉस देखें, कैश फ्लोज हैं आज, साल बाद वगैरह वगैरह. लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर है, विच मींस कि ये फर्स्ट ईयर में टैक्स लॉस हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से लेस होगा. इन अदर वर्ड्स अगर हम नए प्लांट की तरफ जाएंगे तो पुरानी मशीनरी बिकम्स रिडंडेंट, उसकी वजह से हमें 45 मिलियन मिल सकता है, विच इज अ रेलिवेंट कैश फ्लो इन द वर्किंग ऑफ कैश फ्लो ऑन ईयर 0. और उसकी टैक्स बेस है 50 मिलियन, कैरिंग अमाउंट है 45 मिलियन. तो टैक्स में लॉस हो जाएगा जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स में फर्स्ट ईयर में कंसिडर करेंगे. देन माय डियर उसके बाद आ गया ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर. लेटेस्ट ईयर का मतलब होता है पिछला साल. 6 million units were sold at an average selling price of 550 per unit. Variable manufacturing cost was 50 per unit. GL expects that it would increase the sale volume by 25 million in the first year after the plant's installation. Thereafter, the sale volume would increase by 4% per year. अब सर ये जरा छोटी सी एक वर्किंग जरा समझनी है आपने जरा. देखिए ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर, पिछले साल में हम 6 मिलियन यूनिट्स बेच रहे थे और उसकी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट वगैरह दी हुई. GL expects that it can increase the sale volume by after the plant's installation the first year. मतलब इसका ये है कि 6 मिलियन यूनिट्स हम पिछले साल ही बेच रहे थे, नया प्लांट लगाने से हमें क्या फायदा होगा? कैलकुलेटर उठाइएगा जरा. 6 मिलियन में 125% इंक्रीज आएगा फर्स्ट ईयर में. तो 6 मिलियन इनटू, एक मिनट जरा करें, 1.25, जस्ट एक मिनट जरा. ये आपके पास आंसर आएगा 6 मिलियन इंटू 1.25, 7.5 मिलियन. बताएं क्या हम अपने वर्किंग में 7.5 मिलियन यूनिट्स की बेस पे वर्किंग करें, या इस तरह से सोचें कि पुराने प्लांट से 6 मिलियन यूनिट्स तो बन ही रहे थे और देयरफॉर नए प्लांट की वजह से हम इंक्रीमेंटल सिर्फ 1.5 मिलियन यूनिट्स बना सकते हैं. मतलब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं
कि क्या नया प्लांट लगाएं या ना लगाएं। तो पुराने प्लांट से 6 मिलियन यूनिट्स तो बना के बेच रहे हैं हम। एक चीज और भी है, बल्कि पहले चलें यही फाइनल करना है। तो वी शुड कंसिडर द इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 1.5 मिलियन, या वी शुड कंसिडर टोटल 7.5 मिलियन। जी सर, आपका क्या ख्याल है? ईयर 1 में 7.5 मिलियन यूनिट्स की बेस पे वर्किंग करें, या ईयर 1 में आप कैसे निकाल रहे हो 1.5 मिलियन 6 मिलियन का डिफरेंस लेके? तो हमें असल में देखना क्या है कि हमें देखना असल में ये है, देखिए अगर हम नया प्लांट ना भी लगाएं तो 6 मिलियन यूनिट्स बेच रहे हैं, तो नया प्लांट लगाने से हमें क्या फायदा होगा? वी कैन सेल एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ 1.5 मिलियन। ठीक है, अब एक काम जरा और करें। देर आफ्टर सेल वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय 4% पर एनम। मतलब इसका ये हो जाएगा, मेरी बात का ऊपर अगर सेकंड लाइन पढ़े आप, तो एग्जिस्टिंग जो प्लांट मशीनरी है वो तो फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है और वो सफिशिएंट नहीं है। तो 6 मिलियन शायद एज इट इज, मतलब मेरी इस बात का ये हो जाएगा कि अगर हम एक छोटी सी वर्किंग ग्रुप बना लें, मेरा नहीं ख्याल, आप ऐसे देख के अब लिखें, यू शुड फाइनलाइज बाय योरसेल्फ समथिंग, कुछ ना कुछ चीजें। तो आप सिर्फ मेरी बात समझने की कोशिश करें जरा। तो एग्जिस्टिंग प्लांट से हम 6 मिलियन 6 मिलियन 6 मिलियन 6 मिलियन मैंने कांस्टेंट इसलिए रखा है क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी है, तो 6 मिलियन यूनिट्स बना रहे हैं हम। न्यू प्लांट की वजह से हमारी ईयर 1 में सेल हो जाएगी, इन द फर्स्ट ईयर लिखा हुआ 25% बढ़ जाएगी 7.5 मिलियन, और उसके बाद फिर 4%, बाकी मैं डिफरेंस अभी लेता हूं आपके सामने। इसको जरा इंटू 1.04 करें, फिर इसको इंटू 1.04 करें, 4% देर आफ्टर दिस वुड इंक्रीज द सेल वॉल्यूम बाय 25% द फर्स्ट ईयर, and thereafter the sale volume would increase by 4% per annum। ये मिस्टर अतीक ईयर 0 में बताइएगा, ईयर 3 में 8.11 राउंड ऑफ, मेरा ख्याल मैक्सिमम 2 पॉइंट्स में। ये मिस्टर अतीक ईयर 4 में 8.43। ठीक है, अब ये 66 मिलियन मैंने कांस्टेंट इसलिए लिया है क्योंकि द क्वेश्चन इज सेइंग द प्लांट इज ऑलरेडी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। तो हाउ मच यूनिट्स कैन एक्स्ट्रा बी प्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट 4 years? 1.5 मिलियन, 1.8 मिलियन, देन उसके बाद 2.11 एंड 2.43 मिलियन यूनिट्स एक्स्ट्रा। और देन बेटा उसके बाद फिर हमारे पास सेल प्राइस भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। अगर हमें कहीं इन्फ्लेशन रेट से मिल गया दोनों का, तो फिर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ 100 को साथ साथ इन्फ्लेट करके वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे सिर्फ ये बता दें, वो ठीक है वो तो कर लेंगे आप। ये अतीक साहब ऐसे उसने नहीं कहा कि ये इंक्रीमेंटल 4% बढ़ेंगे, ऐसे नहीं उसने कहा। उसने कहा है कि जो हमारी सेल्स हैं वो 25% बढ़ जाएंगी, और उसके बाद फिर वो सेल वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय, सेल वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय, इंक्रीमेंटल सेल वॉल्यूम, incremental sale volume will not increase by 4%, sale volume will increase by 4%। तो this is the incremental, आप अगर इससे करना चाह रहे हैं तो the question is not saying that, the question says the sale volume would increase by 25% in the first year and thereafter the sale volume would increase by, तो sale volume तो असल में यही है, लेकिन हम सिर्फ ये डिफरेंस क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टेकिंग अ डिसीजन कि नया प्लांट लगाने से हमें एक्स्ट्रा क्या बचेगा। ठीक है मिस्टर अतीक? तो देन बेटा उसके बाद फिर यूनिट्स जो भी इंक्रीमेंटल आए हैं, इसको आप 100 और फिर इन्फ्लेशन, मेरा ख्याल नीचे नंबर 7 है। ये बात ने ध्यान रखना है चीजों का, मैं बार बार आपसे पूछा जरूर करूंगा। इसमें सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस मींस कंट्रीब्यूशन हम तभी इन्फ्लेट इकट्ठी कर सकते हैं अगर इन्फ्लेशन रेट सेम हो, और लिखा होता है क्वेश्चंस में लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है, इसलिए देखना चाहिए। बहरहाल इस केस में अगर हम देखें दोबारा, तो वी कैन इन्फ्लेट 100 पर यूनिट because the inflation rate of revenues as well expenses is 5%।
एमी के भी नहीं, मेरी बात सारी समझ आ गई प्लीज? अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं करनी? तो यकीनन सर जी ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि बड़ी सिंपल गेम है, लेकिन अब इस ये भी नहीं कहा जा सकता ये इम्पॉसिबल गेम है। तो ये इम्पॉसिबल और सिंपल के बस दरमियान दरमियान ही रहनी चाहिए। द ओनली सिचुएशन टू द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज के जरूर एक एफर्ट की जाए और गलतियां करके ही सीखेंगे। Number 5, the new plant would be depreciated under straight line method. Tax depreciation is calculated on the basis of on the same basis. The residual value of the plant at the end of the 4 years is estimated at 60 million. Residual value of the plant at the end of the year 4 is estimated at 60 million. अब इसमें बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है, मेरा ख्याल है कि वर्किंग अगर एक नजर देखें आप और उधर जो फाइनल मसला है वो जरा काइंडली गौर से सुनना जरा। 531, अब रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, यकीनन ये 60 पॉजिटिव फिगर आएगी आपकी कैश फ्लो की वर्किंग में। जी अलमीन साहब वही जो कल किया था, -60 डिवाइडेड बाय 4 एंड एट द एंड यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। तो ये पर एनम डेप्रिसिएशन मेरा ख्याल बनेगी, आप वर्किंग जरूर कर लीजिएगा चाहे मुझे नाम बताएं, 117.74। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इट विल रिमेन्स कांस्टेंट इन ईयर 1, 2, 3 एंड 4। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम अनलेस ऑफ कोर्स कोई नई ओवरहॉलिंग वगैरह करा ली जाए, इन दैट केस फिर डब्ल्यूडीवी में ऐड होकर चेंज होगी डेफिनेटली। अब इस केस में मैं जरा गेन लॉस तक पहुंचना चाह रहा हूं। फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर 4 रेजिडुअल वैल्यू 60 गिवन, तो फिर इसको कंपेयर करना होता है डब्ल्यूडीवी से। छोटी छोटी चीजें ही सही सेट ज़हन में रहनी चाहिए। डब्ल्यूडीवी किसे कहते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। और ये कुछ सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है जो अभी होना है, ये बातें आपको पता है। आफ्टर 4 इयर्स ये डब्ल्यूडीवी भी 60 मिलियन क्यों आ रही है? क्योंकि सर जब हमने डेप्रिसिएशन शुरू की है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने रेजिडुअल वैल्यू को लेस करके डेप्रिशिएट किया है, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली फिर हमने डेप्रिशिएट ही उतना किया है 471। तो देयरफॉर वंस अगेन नो टैक्स गेन लॉस इन द न्यू प्लांट। पुराने में ऑफ कोर्स बात हुई है 5 टैक्स लॉस है, लेकिन वो ईयर 1 में है, और 45 कैश रिसीट्स हैं ईयर 0 पे, और ये कैश रिसीट्स ऑब्वियसली हैं ईयर 4 में। लेकिन देयर इज नो गेन और लॉस टू बी कंसिडर्ड इन द वर्किंग ऑफ टैक्स, बिकॉज अगर उतने पे ही बेच रहे हैं जितनी रेजिडुअल वैल्यू है तो डब्ल्यूडीवी सेम है, तो देयर इज नो टैक्सेबल गेन और लॉस। बात कुछ समझ आई? ये वर्किंग मेरी सही है वैसे? बट अरसलान काश आप लोग प्लीज, नंबर 1 ये है कि साथ साथ चलें, और नंबर 2 ये है कि आप सोचें माय डियर, अगर हम नया प्लांट नहीं लेंगे तो हम पुराना प्लांट फिर नहीं बेचेंगे, और अगर हम नहीं बेचेंगे तो 45 मिलियन हमें नहीं मिलेगा। माय डियर अरसलान प्लीज सोचें, क्या ये हम हर सूरत फैसला कर चुके हैं कि पुराना हमने बेचना ही बेचना है, या पुराना की जगह हमने नया लगाना है? तो अगर हम नया नहीं लगाएंगे तो क्या पुराना बेचेंगे माय डियर अरसलान? और इस वक्त इस क्वेश्चन की क्या सेंस बनती है? जी सर, यस सर। देन बेटा उसके बाद आ गया एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। वंस अगेन ये बात तो मेरे ख्याल रिपीट हो रही है। अकाउंटिंग कैश फ्लोज आप निकालेंगे और उसको फिर आप टैक्स रेट्स, उसको टैक्स की वर्किंग में ले जाएंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशंस, गेन लॉसेस की डिस्कशन जरूर सोचेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन मिस्टर उमैर, इन्फ्लेशन रेट्स 5%, दोनों के लिए सेम है। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वुड राइज इन द मंथ एंड द पीरियड एक्सेप्ट, ये सर जी ऐसे ही है सर जैसे रोज आता है। इट मे बी अज्यूम्ड दैट द न्यू प्लांट would commence operation at the start of year 1 means year 0, तो nothing new। अब उमैर साहब ये जो रेट बेटा दिया हुआ है नीचे रिक्वायरमेंट देखें IRR है,
तो क्या ये रेट जरूरी है गिवन होना? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये रेट पता चल जाए तो एडवाइस देना, जरा हम अब एडवाइस देने में जरा हमें आसानी होगी। इट मीन्स हम प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं। अगर हमारा आंसर फॉर एग्जांपल 15% आएगा तो ये रेट 12% देख के हमारी एडवाइस ये होगी कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। और अगर हमारा फॉर एग्जांपल रेट 8% आ जाए तो ये रेट देख के हमारी एडवाइस ये होगी कि डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। लेकिन अगर ये रेट ना होता और इवन देन हमें एडवाइस देनी पड़ती तो हम सिंपली एडवाइस इस तरह देंगे कि compare this IRR with the required rate of return and then make the final decision। मेरे वर्ड सबके लिए क्लियर है? तो द रेट means cost of capital is not compulsory in case of IRR, working of IRR। देन माय डियर, ये काम अब मैंने सारी चीजें तकरीबन डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आप अगर अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तो ये नहीं कहा जा सकेगा कि आपने क्वेश्चन कर लिया है। ये सिर्फ मैंने पॉइंट डिस्कस किया है। बेटा आकिब, अगर आप पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 9 बेटा वही है जो मेरे से पूछने की बजाय पढ़ा जा सकता है। उसने कहा जी सारी रिसीट्स एट द एंड ऑफ द ईयर है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लांट, वो शुरू में है और आप ये अज्यूम करें कि ईयर 0 पे प्लांट लगा लिए। ठीक है मिस्टर आकिब, ये लिखा हुआ सर। देन माय डियर, आज आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट भी रिक्वायर्ड है। मैं चाहूंगा कि वैसे अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस आप जरूर आज करें, मैं उनको फिर कल आपके साथ फाइनल करना चाहता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढिएगा जरा लोटस, क्योंकि सोहेल साहब लाइफ 4 साल है। ये पेज नंबर 140। सोहेल साहब लाइफ 4 साल है सर। क्वेश्चन में गिवन है कि प्लांट की लाइफ 4 साल है। देखें सर, ये यूजफुल लाइफ सर 4 साल है। जी माय डियर, एक और क्वेश्चन बाय द पेज 140, लेकिन मेरे ख्याल नेक्स्ट पेज पे शायद रिक्वायरमेंट है। एनपीवी एडवाइस वेदर इट वुड बी फीजिबल। अब इस केस में आपकी एडवाइस कैसे होगी? अब आप ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करके एनपीवी निकालेंगे, और अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो योर एडवाइस विल बी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और अगर नेगेटिव एनपीवी होगी तो योर एडवाइस विल बी कि डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है? ठीक है उमैर एंड एवरीबॉडी, प्लीज ये वाली बात तो कम से कम फाइनल हो जाए। जी सर जी, इसके बाद आ जाए फर्स्ट लाइन पे। Lotus Enterprises is engaged in the trading of various locally manufactured products. Hope Limited, a company incorporated outside Pakistan, has offered to assist Lotus Enterprises in establishing a manufacturing facility in Pakistan for producing its products। कोई कंपनी है होप लिमिटेड, पाकिस्तान से बाहर वो इनकॉर्पोरेटेड है, उसने ऑफर की है लोटस एंटरप्राइजेस को कि वो एस्टेब्लिश कर ले एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान ताकि उसकी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकें। LE has gathered the following information in respect of the HL's offer। जो उसे ऑफर मिली है उस केस में अब कंपनी ने, LE ने ये कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की है। नंबर 1, manufacturing facility will be set up on a land which was acquired by LE 3 years ago for rupees 40 million। Market value of the land at the commencement of the project is estimated at 60 million। सबसे पहले तो प्लीज सारी रेलिवेंट कॉस्टिंग बड़े आराम से रिवाइज हो सकती है, आप लोग कोशिश करें करने। हमने एक प्लांट लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी है एक लैंड पे जो ऑलरेडी हमारे पास है 3 साल पहले से, 40 मिलियन पे उसे खरीदा था।
ईयर 0 पे, कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट पे लैंड की मार्केट वैल्यू है 60 मिलियन। बताएं क्या ये लैंड हमारे लिए रेलिवेंट है? सबसे पहले तो ये आंसर दें। माय डियर, लैंड रेलिवेंट है। क्या लैंड नहीं चाहिए? बेटा इस तरह नहीं करें प्लीज। मैंने एक सवाल पूछा, आपने अपना जवाब दे दिए यार। मैंने सवाल पूछा क्या ये लैंड रेलिवेंट है? प्लीज मिस्टर सुहेल, मिस्टर उमैर, अब्दुल्ला शरीफ साहब, आकिब, लैंड रेलिवेंट ही नहीं, लैंड ही रेलिवेंट नहीं है। क्या लैंड जरूरत है? क्या लैंड की जरूरत है? तो मैंने पूछा लैंड रेलिवेंट है ही नहीं। लैंड की जरूरत है जी। क्या लैंड की 40 मिलियन कॉस्ट रेलिवेंट है? अब कॉस्ट की बात कर रहा हूं। क्या ये लैंड की जो 40 मिलियन कॉस्ट है ये अब रेलिवेंट कॉस्ट है? ये रेलिवेंट कॉस्ट क्यों नहीं है? ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हम परचेज कर चुके हैं। हम इस्तेमाल करें या ना करें, 40 मिलियन हैज बीन इंकर्ड, तो ये तो संक कॉस्ट है। अब आप मेरे अगले वर्ड सुनिएगा जरा, अगले मेरे वर्ड सुन के फिर डिसीजन लीजिएगा हाउ टू थिंक अबाउट इट। देन माय डियर, कंसंट्रेशन से अगर सोचा जाए, कंसंट्रेशन से अगर सोचा जाए तो क्या अगर लैंड की जरूरत है और हम उस लैंड को इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्या लैंड इस्तेमाल करने की कोई वैल्यू है? तो लैंड इस्तेमाल करने की कोई रेलिवेंट कॉस्ट है? कंसंट्रेट कंसंट्रेट, लैंड इस्तेमाल करने की रेलिवेंट कॉस्ट है? बेटा अतीक बिल्कुल गलत है। आप मुझे गेन बता रहे हैं, आप लोग मुझे गेन बता रहे हैं। ये गेन रेलिवेंट नहीं है। कैश फ्लोज के एंगल से सोचे माय डियर। क्या अगर ये लैंड इस्तेमाल ना की जाए तो इसे बेचा जा सकता है? गेन लॉस बाद की बहस है। अगर ये लैंड ना हो तो इसको 60 मिलियन पे बेचा जा सकता है। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द लैंड फॉर दिस प्रोजेक्ट? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द लैंड फॉर दिस प्रोजेक्ट? 60 मिलियन। और ऑब्वियसली जब आप यूज कर लेंगे करेंगे तो 60 मिलियन एट द कमेंसमेंट है, तो ईयर 0 पे 60 मिलियन एक नेगेटिव फिगर आएगी। और ऑब्वियसली अगर आप यूज करेंगे बेचने की बजाय तो फिर वो गेन लॉस भी नहीं होगा। कंसंट्रेशन से सोचें जरा, ये गेन कब होना था 20 अगर आप इसे बेच देते, लेकिन अगर आप इसको बेचने की बजाय इस्तेमाल करेंगे तो ये 60 मिलियन, वो गेन तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बेच नहीं रहे, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 60 मिलियन नेगेटिव क्यों है? ईयर 0 पे क्यों है? कमेंसमेंट है। क्लियर है मेरी बात? एनी कंफ्यूजन हियर? साथ साथ रहा करें प्लीज, बहुत लेट क्वेश्चंस आते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। बेटा आकिब कंडी गौर से देखें यार, मैंने कौन सी कॉस्ट लिखी है यार? ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ठीक है,
अब आप कह रहे हैं मैंने कॉस्ट लिख दी, मैंने कहाँ लिखी है कॉस्ट, बताएं कहाँ है कॉस्ट? मैंने 60 लिखा है यार, ये कॉस्ट है। क्या इस प्रोजेक्ट को अगर ना लगाया जाए तो मार्केट वैल्यू पे लैंड बेची जा सकती है? और क्या अगर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो हम ये लैंड बेचने की बजाय इस्तेमाल कर लेंगे? क्या कर रहे हैं यार? जी ठीक है मिस्टर आकिब। देन मैडी उसके बाद आगे चलिएगा सर। कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज एज फॉलोस। अब एक तो बेटा लैंड होगी, नेक्स्ट वो कहता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फैक्ट्री बिल्डिंग 30 million, प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 100 million, अदर फिक्स्ड एसेट्स 10 million। बताएं रेलिवेंट है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के खर्चे क्या रेलिवेंट होंगे? क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना ली गई है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है? तो एक लैंड है, फिर एक बिल्डिंग है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये सब ऑब्वियसली अगर हमें और कुछ ना पता चला कि ऑब्वियसली फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगेगी तो हम वर्किंग शुरू करेंगे। तो ये ईयर 0 पे रेलिवेंट कॉस्ट है। ठीक है जी, क्लियर? देन आगे चलें। सेल फॉर द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड 500 million. It is expected that sale demand would increase by 5% in each subsequent year. इस पर मेरा ख्याल है बहस हम ना करें, आपको ये बातें पता है 1.05 05 एक्सेट्रा। लेकिन ये फर्स्ट ईयर की दे दी है उसने, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद आप आगे वर्किंग करेंगे। अंडर द प्रोडक्ट लाइसेंस वुड पे रॉयल्टी ऑफ HL would be paid, HL would be paid। देखें अब ये भी नाम जरा याद रखें, हम हैं LE लोटस एंटरप्राइजेस और होप लिमिटेड वुड बी पेड और रॉयल्टी। बताएं इनकम एक्सपेंस है, आई है या ई है? हमारा एक्सपेंस है, जो भी सेल निकलेगी उसका 15% एक्सपेंस होगा। अब अगर हमें नहीं पता कि ये एक्सपेंस किस साल पे होना है, तो वी अज्यूम जिस साल का है उसी साल पे होना है। तो सेल की अमाउंट्स आती जाएंगी, आप उसका 15% करके आई थिंक रॉयल्टी निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सपेंस मींस नेगेटिव फिगर आएगी। और नेगेटिव पेमेंट के एंगल से क्यों आएगी? क्योंकि शायद अगर पढ़ते आगे अगर हमें पता ना चल सका कि ये पे कब होना है, तो वी अज्यूम कि एक्सपेंस इज पेड इन द पीरियड इन विच इट इज इंकर्ड। नंबर 4, it is expected that the cost of production the first year of production would be 75% of the sale including fixed cost। ठीक है, cost of production the first year of production would be 75% of the sales। जब 75% आप कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि सेंटेंस के मुताबिक आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, जिसमें से अगर आपने सेग्रीगेट करना हो तो फिर आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है सर, ये क्लियर है कि आप जो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट सेल आएगी उसका 75% मल्टीप्लाई करेंगे और 75% मल्टीप्लाई करने से आपकी जो फिगर्स आती जाएंगी वो फिर आप इन्फ्लेट कर लेंगे। ओके ओके सर। देन माय डियर उसके बाद फिर अगर जी सर हुक्म करें सर मुजफ्फर साहब एंड मिस्टर अली, रॉयल्टी की क्या समझ नहीं आई? जो सेल आएगी उसका 15% रॉयल्टी का अमाउंट आ जाएगी। ठीक है सर, सेल्स का 15% रॉयल्टी की अमाउंट है जो हमने HL होप लिमिटेड को पे करना है। सर क्योंकि हमने पेमेंट करनी है इसलिए हमारा एक्सपेंस है सर। ठीक है मिस्टर मुजफ्फर, अगर हमने पैसे देने हैं तो हमारी इनकम नहीं हो सकती।
ठीक है सर। देन माय डियर उसके बाद वो कहता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 35 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। वर्किंग कैपिटल पे आ जाए एक मिनट, पहले जरा यहां तक बता दें, ये जो 35 मिलियन है वर्किंग कैपिटल, ये काइंडली रिवाइज करें जरा जहन में। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 35 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। सब कुछ सोचें, बताएं क्या करेंगे इसका, कब लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। अगर मुझे फिगर लिख बता दें और साइन बता दें। जी ठीक है फैसल। जी प्लीज, मेरा ख्याल है बहुत से लोग बैठे हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है सारे। जी बिल्कुल ठीक है सर। फिलहाल अगर हमें और कुछ नहीं पता तो 35 मिलियन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। कमेंसमेंट ऑफ, कमेंसमेंट वर्ड्स नहीं है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, फर्क पड़ता है। एक मिनट, बल्कि इस तरह करें आप लोग, मैं ये क्वेश्चन आपके सामने खोल के रखता हूँ, आप लोग अपनी बुक में डायमंड लिमिटेड ढूंढने जरा। डायमंड डायमंड डायमंड, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ वर्ड्स हेयर एंड देयर। डायमंड लिमिटेड में वर्ड ढूंढे, सेकंड पॉइंट पढ़े जरा। वर्किंग कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड एट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ, आई थिंक, जरा वर्ड जरा ढूंढ के बताएं वहां कहां नेगेटिव लिखा था इसे, ईयर जीरो पे क्यों लिखा था, क्या वर्ड्स वहां हैं और क्या वर्ड्स यहां हैं। डायमंड मिल गया सबको? डायमंड इन्वेस्टमेंट समथिंग, पेज नंबर 115। नहीं देख रहा कोई? तो कमेंसमेंट पे क्यों, ईयर जीरो पे क्यों कमेंसमेंट वर्ड है, ईयर वन पे क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर वर्ड है। फर्स्ट ईयर का मतलब ईयर वन, सेकंड ईयर का मतलब ईयर टू, बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर मींस ईयर वन, लेकिन फर्स्ट ईयर मींस, तो 35 बड़ा नेगेटिव लिखेंगे। और फर्ज करें अगर दूसरी लाइन ना हो तो प्रोजेक्ट की लाइफ अगर अभी तक मेरा ख्याल है पता नहीं चली शायद, जस्ट अ मिनट, कहीं लिखा होगा। अगर प्रोजेक्ट की अलहदा से लाइफ ना हो ना तो फिर एसेट्स की लाइफ, एंड ऑफ द प्लांट्स यूज लाइफ 4 इयर्स, तो 4 इयर्स मींस ईयर 4 पे फिर पॉजिटिव होना चाहिए इससे। ठीक है यहां तक ऐसे ही बताया सबने? लेकिन सर इसमें जो दूसरी चीज है, जो एक नई चीज है, जो मैं इंशाल्लाह खुद से भी डिस्कस करूंगा, शायद आज टाइम ना उसके लिए निकल सके, लेकिन वो जरा यहां से पढ़ के जरा देखते हैं। तो कहता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वुड इंक्रीज बाय। अब सर जी ये जरा मैं इस तरह कह सकता हूं ये कि अगर मैं एक वर्किंग कैपिटल के एंगल से लेजर बनाऊं तो ईयर जीरो पे तो कुछ नहीं है। अब ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, पॉजिटिव अगर है तो करंट एसेट्स ज्यादा है, इसलिए डेबिट साइड पे लिख रहा हूं। तो ये 35 आया और ये सीडी बन गया 35। ठीक है, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। ये हो गया ईयर वन, तो ईयर वन में तो इस तरह हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर फुल कंसंट्रेट कीजिए, 35, ईयर टू हो जाएगा, प्रोडक्ट के एंगल से ईयर थ्री हो जाएगा और फिर ईयर फोर आ जाएगा। कंसंट्रेट करना था, बाद में ये वर्किंग बनाएगा। उसने वर्ड लगाए हैं, सेंटेंस गौर से पढ़े, इंक्रीज बाय 5। हमने अज्यूम किया था वहां के कांस्टेंट वर्किंग कैपिटल है, लेकिन यहाँ वो 5 के इंक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5, ये कोई इशू नहीं अगर आपने गौर से मेरी वर्किंग देखी। देन उसके बाद 40 ईच ईयर 45 5 हो जाएगा। और देन माय डियर उसके बाद 45 ओपनिंग, 45 ओपनिंग। देन अगर 5 से इंक्रीज हो भी जाए तो आपको ये पता है
कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम अज्यूम करते हैं कि all receivables are payables, all receivables are realized and payables are paid, तो यहां फिर 50 हो जाना ये। तो इस साल अगर नेगेटिव पॉजिटिव 50 हो गया ये, तो हिम्मत कर लेंगे जरा प्लीज, ट्राई 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 योर लेवल बेस्ट। बल्कि सबसे पहले इस तरह करें, ये मुझे बता दें मेरी ये वर्किंग ठीक है, सॉरी मेरी वर्किंग, आप बताएं जरा ये मेरा लेजर ठीक है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये लास्ट में जीरो वाला याद आता है, जीरो, तो अब जरा एक सेकंड मेरी बात जरा सुनिएगा। अगर मैं इस तरह आपसे कहूं कि मैं इस तरह करूं अगर कि ईयर 1 में ये 35 नेगेटिव होगा, ईयर 2 में कैश फ्लो काइंडली इंक्रीज डिक्रीज है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आने कैश फ्लो में, 5 भी नेगेटिव होगा, इंक्रीज 5 फिर नेगेटिव होगा, और ईयर 4 में फुल कंसंट्रेट 5 ये वाला नेगेटिव होगा और 50 ये वाला पॉजिटिव होगा। तो यकीन आप ये 5 नेगेटिव और बाद में 50 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे ये भी कहा जा सकता है कि नेट 45 पॉजिटिव होगा, नहीं इंक्रीज बाय भी है, नेट 45 पॉजिटिव होगा। ये ठीक है मेरी प्रेजेंटेशन वर्किंग कैपिटल के एंगल से, अगर कैश फ्लोज में मैं करूं। एनी कॉन्सेप्चुअली इशू, आप नोट करने के चक्कर में पढ़ रहे हैं, पहले मुझे बता दें, फिर आपके लिए लिखा मैंने, करें नोट, मेरा ख्याल आप यू आर इंटरेस्टेड इन नोटिंग ओनली। बेटा 5 वाला इसलिए बेटा क्लियर नहीं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहे आप, इंक्रीज लिखा हुआ 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ सेकंड लाइन में, फर्स्ट ईयर में 35 चाहिए होगा, उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 से बढ़ जाएगी। ये 4 में इसलिए बेटा नेगेटिव है क्योंकि इंक्रीज नेगेटिव होती है कैश फ्लो में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट अगर ये अज्यूम किया जाए कि रिसीट्स और पेमेंट सारी सेटल हो गई हैं, तो मैंने सिंपली जब लेजर बैलेंस किया है तो वर्किंग कैपिटल में ये 50 से फिर डिक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीज नेगेटिव होता है कैश फ्लो में और जो डिक्रीज होता है वो पॉजिटिव होता है कैश फ्लो में, और उसका नेट इफेक्ट फिर 45 पॉजिटिव हो जाएगा। जी प्लीज आई एम वेटिंग करली, जब आप लोग नोट कर लेंगे तो एक लास्ट पॉइंट रह गया, उसकी भी डिस्कशन कर लें। जी आई एम वेटिंग, प्लीज सबने लिख ली। देन मैं उसके बाद नंबर 6 आ जाए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड एट 15% विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स। ईयर 1 की फिगर्स दे रहा है, ईयर 2 से ऑनवर्ड्स पर इन्फ्लेशन आ जाएगी, और इट वुड अफेक्ट ऑल कॉस्ट, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आपने इन्फ्लेशन इफेक्ट्स लेने। नंबर 7, factory building would be depreciated at the rate of 5%, whereas plant and other assets would be depreciated at 25% on reducing balance method। ये वर्किंग्स में की जा सकती हैं। It is estimated that at the end the plant's useful life of 4 years, ये बताइएगा जरा 4 साल के बाद बताएं, ये पॉइंट नंबर 1 कंसिडर करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, और कहाँ कंसिडर करेंगे और कैसे कंसिडर करेंगे, ईयर भी बताइएगा,
और अगर फिगर है तो रेलिवेंट क्या होगी? जी सर जी, 60 मिलियन जो था ना शुरू में मार्केट वैल्यू, वो तो ईयर 0 पे कमेंसमेंट पे थी, और फिर 75 जो है ये एक पॉजिटिव फिगर आएगी ईयर 4 पे, ठीक है? नहीं, ये मेरी प्रेजेंटेशन देख लें, ठीक है? ये लैंड की, अब लैंड की फिगर इस तरह से मेरा ख्याल आनी चाहिए। 60 फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव और 75 अल्टीमेटली पॉजिटिव, सॉर्ट ऑफ अ रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स लाइफ। क्लियर है सारा? चलें नेक्स्ट, उसके बाद है, उसके बाद बेटा ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली होगी, तो होपफुली इसमें कोई मसला नहीं आएगा। क्या रेजिडुअल वैल्यू फॉर ऑल द एसेट्स वुड बी इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट्स? तो कैरिंग अमाउंट्स निकालेंगे। मेरा ख्याल है कि वंस अगेन क्योंकि कैरिंग अमाउंट्स को इक्वल कंसिडर किया जा रहा है रेजिडुअल वैल्यू के, तो कोई गेन लॉसेस नहीं बनेंगे। ये बातें मेरा ख्याल है वैसे ही क्लियर हो जाएं तो बेहतर है। कैरिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 8, वो रेट टैक्स रेट दिया हुआ है। The very important line, this there would be no temporary or permanent differences, timing differences between accounting profit and taxable profit। यकीनन इसकी सिग्निफिकेंस यही होती है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वही टैक्सेबल प्रॉफिट है, और इसका मतलब फिर ये भी बनेगा कि ऑब्वियसली इसका मतलब फिर ये बनेगा, अगर एक सेंटेंस यहाँ नोट जरूर कर लीजिएगा, एक सेंटेंस जरूर नोट कर लीजिए। इट मींस, ये बातें आपको मे भी टैक्स में पता तो है, लेकिन इट मींस, बाकी भी वैसे तो उसने कहा कि नो टेम्परेरी एंड परमानेंट डिफरेंसेस, लेकिन खास तौर पे अकाउंटिंग and tax depreciation would be same. Therefore accounting gain ही taxable gain होगा और taxable loss ही accounting loss वगैरह भी होगा। ठीक है सर? ये सही सही है वैसे मेरा सेंटेंस? अगर टेम्परेरी परमानेंट डिफरेंसेस नहीं है बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स, तो क्या अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन भी सेम होगी या डिफरेंट हो जाएगी? लेकिन बहरहाल ये चीजें मिक्सअप करनी है नहीं करनी है, जरा अलग अलग रखनी है जहन में। मसलन कैसे? आप अकाउंटिंग कैश फ्लोज जब निकाल लेंगे तो अकाउंटिंग कैश फ्लोज में से फिर टैक्स डेप्रिसिएशन सिंपली लेस करेंगे, और अगर ऊपर उसने स्पेसिफिकली नहीं भी कहा कि ये टैक्स डेप्रिसिएशन है, तो इस लाइन की वजह से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही टैक्सेबल डेप्रिसिएशन है। और ऑब्वियसली अगर ये लाइन ना भी हो तो ये भी आपको पता है कि वी अज्यूम के नो डिफरेंस अनलेस ऑफ कोर्स वी हैव इंफॉर्मेशन। देन बड़ा फाइनली उसका एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चंस आज आपको देना चाह रहा हूँ, डिस्कस मैंने सारे कर दिए हैं, लेकिन इट डजंट रियली मीन्स कि ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे बगैर देखे लिखे। आप प्लीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मिस्टेक्स होने से ही आप सीखेंगे। अगर आप इवन देन कोई कंफ्यूजन किसी फिगर में रहेगी तो इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? तो कौन कौन सा क्वेश्चन जरा दोबारा में से सुन लें। एक लोटस मैंने कहा है और उससे पहले एक गोल्फ कहा है। बेटा इस्लाम वही करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया आपसे। 75 का इंशाल्लाह वही करेंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने किया है। मीनवाइल बेटा हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो एक छोटी सी डिस्कशन आज करते हैं ताकि चीजें बीच में फाइनलाइज हो जाए। रजिस्टर निकालिएगा जरा, फिलहाल बुक बंद करना है। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स अभी हैं जो साथ कंसिडर करने वाले हैं। एक छोटी सी चीज आप जरा डिस्कस करनी है कि हम इस वक्त कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग कहाँ पे खड़े हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट्स कहाँ तक क्लियर है। अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, ये डेफिनेटली आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल समझने पर फोकस कीजिएगा। लेट्स अज्यूम बेटा 3 साल का प्रोजेक्ट है, 100 मिलियन आउटफ्लो है, 200 मिलियन
इनफ्लो है, उसके बाद 120 मिलियन है, फिर फाइनली 75 मिलियन है। नेट कैश फ्लोज मैंने अज्यूम किए हैं, 10% प्रेजेंट वैल्यू है, कैलकुलेटर पकड़ेगा सर। वैसे ही करते हैं बेटा जैसे रोज कर रहे हैं हम, जैसे रोज करते हैं, हमें पता ही है, जैसे हम रोज कर रहे हैं वैसे ही हम करते हैं रोज, वैसे ही किया करेंगे। 100 नेगेटिव है सर प्रेजेंट वैल्यू, देन बेटा 200 की अगर प्रेजेंट वैल्यू ली जाए तो -1 करके फिगर आएगी, सॉरी 200 इंटू 1.1 -1, तकरीबन ये 182। जस्ट एक मिनट जरा, 180 चले वही लिख लेते हैं जो है 181.82। आपसे क्वेश्चन ये है मेरा, ये फिगर्स डिफरेंट क्यों है? अब कोई ऐसा जवाब ना दीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू की वजह से, ऐसा नहीं, क्यों है, आखिर क्या वजह है कि ये फिगर्स डिफरेंट है, इसमें है क्या? मैं खाली किधर निकल गया यार। जी सर जी, मेरे से सुनिएगा जरा, आप सही बता रहे हैं, तकरीबन ठीक है आपकी बात, मेरे वर्ड सुनिएगा जरा। ये फिगर है बेटा 1 साल बाद की, ये फिगर है 1 साल बाद, और जब हमने इसकी डिस्काउंटिंग की है तो मैं लिख तो ईयर 1 पे रहा हूं, लेकिन ये आज की फिगर आ गई है। अगर मैं ये कहूं कि ये फिगर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस डिस्काउंटिंग की वजह से, और उसका मतलब डिस्काउंटिंग की वजह से मींस सबसे एक अहम इन्फ्लेशन की वजह से, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है, तो इसमें टाइम वैल्यू मनी मींस इंटरेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस है, टाइम वैल्यू इन्फ्लेशन इंटरेस्ट, आपके में भी अपने वर्ड्स होंगे, लेकिन एक फाइनली मैंने बहुत से वर्ड्स बोल के बीच में कुछ चीजें आपको बताई हैं। देखिए, ये बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता क्यों है? आपने आज उससे अगर 1,00,000 लिया है, वो आपसे 110 क्यों लेता है? वो कहता है ये जो एक्स्ट्रा 10 ले रहा है वो इंटरेस्ट ले रहा है ना, वो क्यों लेता है? टाइम वैल्यू मनी वो कहता है, तो इंटरेस्ट, इट इज इंटरेस्ट, सही। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू लेने से इंटरेस्ट का इफेक्ट निकल जाता है? यस नो में जरा आंसर दीजिएगा। प्रेजेंट वैल्यू लेने से इंटरेस्ट का इफेक्ट निकल जाता है। देन माय डियर, एक जरा वर्किंग और करके देख लें। 120 इंटू, जस्ट एक अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए, -2 करके आंसर आपके पास आएगा तकरीबन, सॉरी -2, 120 इंटू 1.1 -2, 99.17 समथिंग। इस प्रेजेंट वैल्यूज में इंटरेस्ट निकल जाता है, इंटू 75 इंटू 1.1 XY -3। तो प्रेजेंट वैल्यू लेने से इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाता है। ये मैं सही कह रहा हूं, मेरे लफ्ज ठीक है? फाइनली प्रेजेंट वैल्यू लेने से इंटरेस्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाता है। ऑब्वियसली उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट वैल्यूज लेनी है। तो अब ये बेटा, ये जो मैंने डिस्कशन की है, ठीक है, थैंक यू, मेरा ख्याल है मेरी बात तकरीबन आपने अंडरस्टैंड कर ली है। लेकिन अब जरा इसी डिस्कशन से जरा इस तरह सुना जरा,
और फर्ज करें आपको किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेमेंट्स भी दी हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस उसकी पेमेंट्स दी हूं। फॉर एग्जांपल वो कहते ईयर 1 में 10 इंटरेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल 8 इंटरेस्ट बनेगा ईयर 2 का, लोन्स चेंज होने से मे बी 9 बनेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स है। तो सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या इंटरेस्ट पेमेंट्स लेस करने के बाद जो फिगर्स आएंगी अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू ली जाए, इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेस करने के बाद जो फिगर्स आएंगी अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू फिर ली जाए, तो क्या इंटरेस्ट डबल काउंट नहीं हो जाएगा? एक दफा अगर पेमेंट्स में इंटरेस्ट लेस कर दें लिखे, और फिर नेट कैश फ्लोस को अगर आप डिस्काउंट करें, नेट कैश फ्लोस को अगर आप डिस्काउंट करें, फॉर एग्जांपल एक फिगर लिख लेते हैं 190। अब 190 की करेंगे ना अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख रहे हैं पेमेंट्स के एंगल से, तो इनटू 1.1 फॉर एग्जांपल -1। अब ये मैंने एग्जैक्टली कोई ऐसी फिगर्स नहीं अज्यूम की हैं कि जो फिगर्स हमारी मैच हो जाए, मेरा सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस ये कर रहा हूं कि क्या पहले इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो कैश फ्लोज आ रही हैं उनको फिर डिस्काउंट करने से इंटरेस्ट डबल काउंट नहीं हो रहा? डबल काउंटिंग समझ रहे हैं? डबल कंसिडर नहीं हो रहा, एक दफा पेमेंट्स में लेस हो गया और एक दफा फिर प्रेजेंट वैल्यू लेते हुए फिर इंटरेस्ट का एलिमेंट कंसिडर हो गया। तो कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूं, बाकी आप डेफिनेटली इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, अब नोट कर लीजिएगा। कहना सिर्फ मैं ये चाह रहा हूं, इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में दी हूं, अब डेफिनेटली उसमें बहुत लंबी बहस है, उनके इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल जो आपके लेवल पे बस बात आपने याद रखनी, दैट इज इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि इंटरेस्ट पेमेंट्स आर not considered in cash flows because their effect, interest payments, because their effect will automatically be considered while calculating present values. Sorry. दो मैंने एग्जांपल्स लिखी, मतलब ये जो एग्जांपल्स थी ये इनका मकसद क्या था, क्या क्या चाहते हैं हम? इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने से कंसिडर हो गया। फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक्सपेंस को पहले लेस करके प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो डबलिंग हो रही है, तो सिंपली बस क्या करना है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं उनको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि उनका इफेक्ट जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कंसिडर हो जाएगा। ठीक है,
और बेटा अब्दुल्ला शरीफ ये क्या क्या कर रहे हो आप? और टाइम वैल्यू की वजह से ही तो लोन पे इंटरेस्ट होता है मिस्टर, व्हाट्स गोइंग ऑन? टाइम वैल्यू मनी की वजह से और लोन की वजह से डबल दो इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर फर्ज करें को लोन आपने लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट है, तो क्या वो टाइम वैल्यू मनी की वजह से नहीं है? वो सिर्फ टाइम वैल्यू मनी ही की वजह से है। तो इंटरेस्ट टाइम वैल्यू मनी की वजह से है, और अगर कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट है हमारी स्टोरी में, तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है मिस्टर अब्दुल रशीद? इंटरेस्ट टाइम वैल्यू मनी की वजह से है, और इंटरेस्ट का जो टाइम वैल्यू मनी की वजह से इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने से हो जाएगा। ठीक है सर? तो अगर आप पेमेंट्स को भी कंसिडर कर लेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यूज में भी फिर प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, तो वो डबलिंग हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंसिडर किए बगैर प्रेजेंट वैल्यूज की वर्किंग कर लें, उसमें उस टाइम वैल्यू मनी का फैक्ट कंसिडर हो जाएगा। ठीक है? तो फाइनली बस ये कंक्लूजन, मतलब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस स्टोरी, कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने अभी डिस्कस किया। ये लोन कैश फ्लोज में आएगा सर, प्रिंसिपल जो है वो तो कैश फ्लोज में आएगा। लोन लिया है तो इनफ्लो आएगा, और लोन वापस करेंगे तो आउटफ्लोज में भी आएगा। वो अपनी जगह लोन, लोन पे इंटरेस्ट की लेकिन बात हो रही है। बाकी बहरहाल ये इंटरेस्ट रेट बनते कैसे हैं, ये अभी इंशाल्लाह शायद कल या परसों से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक इन्फ्लेशन का फैक्टर भी होता है और एक रियल रिटर्न भी होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, वो शायद अभी हमारी डिस्कशन अभी रहती है। ठीक है भारत, यहाँ तक मेरी बात जो थोड़ी सी मैंने समझाने की कोशिश की है, ये क्लियर होगी? तो इसकी बेस पे इंशाल्लाह फिर कल एक क्वेश्चन भी करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आपने घर से क्वेश्चंस की हिम्मत कर ली तो शायद 2 क्वेश्चंस हो जाएं। लेकिन प्लीज सर जी, जो 2 मैंने आज क्वेश्चंस दिए हैं, अगर ये कर लेंगे तो इश्यू साथ रिजॉल्व हो जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं एफर्ट करेंगे, बहरहाल आपके क्वेश्चन से मुझे पता चल जाता होता है, जिस तरह के आप क्वेश्चंस पूछते हैं, कि आपने किस हद तक कोशिश की है। लेकिन बड़ा बुरा लगता है समटाइम्स कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। लेकिन बहरहाल मैं कह तो कुछ नहीं सकता डेफिनेटली, बट आपकी चॉइस है यार। लेकिन एक ख्वाहिश जरूर है कि आप साथ साथ पढ़ें। यकीनन चीजें आसान नहीं है, लेकिन मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि यकीनन चीजें इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात साथ साथ कंप्लीट हो सकती है। ठीक है? तो आई मस्ट अज्यूम कि यू विल spare your time for Lotus as well as Golf Limited, और काइंडली प्लीज सॉल्व करें। क्वेश्चंस में इशू नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चंस समटाइम्स बताते हैं कि आपने एक फॉर्मेलिटी सी पूरी की है, तो वो बेटा जाती है। ठीक है? तो इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।